हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उभय अपघटन अभिक्रिया। आज का हमारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है एक्चुअल में बच्चों, हम लोग अब तक जितनी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं उन्हीं को यदि देखा जाए तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के रूप में भी बांट सकते हैं। समझ में बात आ रही है? तो आज हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है इसकी मीनिंग जानेंगे, ये किस तरह से क्रियाएं होती हैं इनको जानेंगे, इनके विभिन्न जो एस्पेक्ट होते हैं उनको भी समझेंगे और साथ ही साथ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को भी जानेंगे। बच्चों, ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया है ये हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे हम लोगों को बहुत सी ऐसी ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं हैं जिनसे हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं और इनसे हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उस क्रिया के फलस्वरूप हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो वहां पे तो हमको ऑक्सीकरण क्रिया का लाभ हो गया, लेकिन इसी के साथ जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, धातुओं खास करके लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, इस तरह के जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उनका क्षय शुरू हो जाता है अर्थात वो खराब हो जाती हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे का। लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, उस पर जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो लोहा जो होता है वो क्षय हो जाता है, उसका संक्षारण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से हमें लाभ भी है और बहुत सारा इनसे नुकसान भी है। तो आज इन्हीं के बारे में हमको जानना है। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग देख लेते हैं। एक और बात आपको बता दें, एनसीईआरटी के बुक में ऑक्सीकरण क्रिया को एक शब्द यूज करता है उपचयन। तो ऑक्सीकरण क्रिया को हम उपचयन भी कहते हैं। इसको आप याद रखते हैं क्योंकि परीक्षा में उपचयन के नाम से पूछ दे तो आप ऑक्सीकरण क्रिया को ही बताओगे। मुझे बता रही है, तो ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन, इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन और इसको कहते हैं रिडक्शन। एक और विशेष बात कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया हमेशा एक साथ ही होती हैं, या यूं कहा जाए कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पे किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वहां पे किसी पदार्थ का अपचयन भी होता है, या जहां पे किसी पदार्थ का अपचयन होगा वहां पे किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं, एक दूसरे के बिना ये क्रियाएं अधूरी हैं। तो इसीलिए चूंकि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ होती हैं, इसीलिए इनको सामूहिक रूप से बच्चों कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। मीनिंग जरा इसकी देख लीजिए। देखिए, रेड जो होता है रिडक्शन अर्थात अपचयन, और ऑक्स का होता है ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिलाते हैं क्योंकि दोनों क्रिया एक साथ होती है। तो इन दोनों क्रियाओं को एक साथ हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चाहे रेडॉक्स रिएक्शन पूछे और चाहे ऑक्सीकरण अपचयन पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसकी व्याख्या कैसे की गई है, या यूं कहा जाए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके अनुसार इसकी व्याख्या कैसे की गई है। बच्चों, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो पदार्थ उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। फिर से एक बार सुनिए, मैंने कहा कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो पदार्थ उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। अब जरा एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन त्यागता, प्राय रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागता कौन है? धातु है। तो इसका मतलब होगा कि यदि कोई रासायनिक क्रिया हो रही है और उसमें यदि कोई धातु भाग ले रही है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस धातु का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और अधातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए वो अधातु जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका अपचयन होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला
कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक धातु और एक अधातु भाग ले रहा है, तो उसमें धातु का ऑक्सीकरण होगा और अधातु का अपचयन होगा। तो इसके साथ एक निष्कर्ष और निकाल सकते हो। देखो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो दूसरे को अपचयित कर रहा है। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे Na+Cl, Na+Cl2 की क्रिया हुई बना 2NaCl। ठीक है, इसमें देखिए सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। तो मैंने कहा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ की इस अभिक्रिया में सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में मजबूर कौन कर रहा है, ये, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाह रहा है, तो इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागा तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, तो इसको ऑक्सीकृत कौन कर रहा है, ये क्लोरीन ही तो कर रहा है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, वो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे तो उसका अपचयन हो रहा है, वो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। क्लोरीन का यहाँ पे बच्चों अपचयन हो रहा है, और ये इस सोडियम को, क्लोरीन जब सोडियम से क्रिया किया तभी तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीकृत करता है किसी पदार्थ को, उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, और जो किसी पदार्थ को अपचयित करता है उसको कहते हैं अपचायक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में बात आ रही है। तो इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन, जो इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम, जो इसको अपचयित कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीकारक क्या होता है, वही पदार्थ जो किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दे, ऑक्सीकारक, और वे पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपचयित कर दे, वो अपचायक कहलाता है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में लगभग सभी धातुएं अपचायक की भांति कार्य करती हैं। तो धातुएं अपचायक हो जाती हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम धातु इसका अपचयन कर रही है तो ये अपचायक हो गई, और जो अधातु है, ये क्लोरीन अधातु है तो इसको ऑक्सीकृत कर रही है। तो अधातुएं किसका काम करती हैं, अधातुएं जो है बच्चों वो ऑक्सीकारक का काम करती हैं, और जो धातुएं होती हैं वो अपचायक का काम करती है। परीक्षा में पूछता है कि धातुएं अपचायक होते हैं कि ऑक्सीकारक, तो आप बताओगे अपचायक। अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं कि अपचायक, तो आप बताओगे ऑक्सीकारक। 2-3 ऑप्शन देगा, उसमें धातु अधातु देगा और पूछेगा निम्न में से ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए, तो अब उसको धातु अधातु के आधार पे बताएंगे। या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार में बता दें कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपचायक होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ही दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या बताए, कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो उसके द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, समझे बात आई। और उसका इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, तो अधातु ने ग्रहण किया, तो अधातु ही उसको ऑक्सीकृत कर रही है, तो अधातु जो होगी वहां पे अपचायक का काम करेगी, ठीक है, अधातु जो होगी ऑक्सीकारक का काम करेगी, और धातु जो होगी वो अपचायक का काम करेगी। इसको आप लिख के याद भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मैंने ये भी बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसीलिए इन क्रियाओं को सामूहिक रूप से रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण क्रियाएं के विभिन्न स्वरूप मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो मीनिंग है मुख्य रूप से आयनिक यौगिकों पे ही लागू होती है, लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन पाया जाता है। तो किन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण या किन पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, उस ऑक्सीकरण क्रियाओं के विभिन्न स्वरूप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक करके जान लेते हैं। पहला लिखा है, सबसे पुरानी मीनिंग है ऑक्सीकरण की, कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्रिया करता है, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन अपकरण, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई
तो उसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजनमय हो गया वो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। तो ये लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है, दैट मीन जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन है, इससे किसने क्रिया कर लिया, ऑक्सीजन से क्रिया करा ली है, दोनों मिलकर बना लिया H2O। क्या बना लिए, H2O। ठीक है, दोनों मिलकर H2O बना लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से कौन क्रिया किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनुपात इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, पहले इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन आके इससे जुड़ गया, तो ये बन गया पानी में। अर्थात ये हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन पहले नहीं था, लेकिन अब इस ऑक्सीजन से क्रिया किया तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन का अनुपात इसमें बढ़ गया। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, कॉपर लेते हैं और कॉपर के ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, बनेगा CuO। ये देखिए कॉपर है, कॉपर से कौन क्रिया किया, ऑक्सीजन। और मैं यही बताया, जब ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ से क्रिया करेगा तो उस पदार्थ का जिससे वो क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किस रूप में, कॉपर ऑक्साइड के रूप में। तो ये है पहला पॉइंट कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ेगा, अर्थात जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई कि ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो अब ये बताइए ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी माइनस चार्ज वाला किसी पदार्थ से जुड़ेगा तो उसका कर देगा ऑक्सीकरण। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि जब कोई भी ऋण विद्युतीय पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, क्लोरीन पे माइनस चार्ज था और जब ये सोडियम से जुड़ा तो ये सोडियम का इसने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण। तो इसके भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे Na+Cl2 बनाएगा 2NaCl। ठीक है, समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए ये धन विद्युतीय पदार्थ है और इसके साथ ऋण विद्युतीय पदार्थ जुड़ा, तो इस सोडियम का NaCl के रूप में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो जब किसी पदार्थ से कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो उसका ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन का अनुपात कम हो जाना। अभी तक तो अनुपात बढ़ रहा था, किसका, ऑक्सीजन का और किसी ऋण विद्युतीय का। अब क्या होगा कि जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन कम हो जाए, हाइड्रोजन निकले, तो उसका अनुपात कम होगा, तो हम कहेंगे उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए इसका समीकरण लिख लेते हैं। जैसे कोई पदार्थ लेते हैं H2S, इसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो ये बनेगा आपका सल्फर 2H2O, पानी का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन चार्ज है तो 2H2 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसकी क्रिया हमने करा दिया, एक ऑक्सीकारक होता है। एक चीज और, यहाँ पे जो पदार्थ दिख रहे हैं वो ऑक्सीकारक के रूप में भी याद करते रहिए। परीक्षा में पूछे किसी ऑक्सीकारक का नाम बताइए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ऑक्सीकारक होता है। तो जब इसकी क्रिया हमने H2S से कराया तो इसमें से हाइड्रोजन को ये निकाल दिया, और हाइड्रोजन का जब अनुपात कम होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का जब अनुपात इसमें से देखो कम हुआ, ये अकेले सल्फर के रूप में हो गया, और इसने का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन क्रिया करके पानी का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे H2S का सल्फर के रूप में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बताएंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का किस रूप में हो रहा है, सल्फर के रूप में हो रहा है। एक और इसका समीकरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं किससे, MnO2 से, मैग्नीज ऑक्साइड से, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक होता है, बनेगा क्लोरीन प्लस MnCl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो जरा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया एक प्रबल ऑक्सीकारक से कराए तो इसमें से हाइड्रोजन देखिए निकल जा रहा है और निर्माण हो जा रहा है H2O का, जल का। इसका ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जा रहा है और क्लोरीन यहाँ एकदम अलग हो जा रहा है। इसके साथ हाइड्रोजन लगा था, अब हाइड्रोजन इससे निकल गया तो इस क्लोरीन में हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो गया, कम हो गया। अतः यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किस रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में। अगला पॉइंट लेते हैं, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। नॉर्मली सामान्य विक्रियाओं में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। तो ये बात बताइए, इसे को दूसरे रूप में नहीं कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन का अनुपात कम हो या किसी धन विद्युतीय पदार्थ का अनुपात कम हो तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिसमें से धन विद्युतीय पदार्थ कम हो रहा है। आइए इसका लिखा समीकरण देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी क्रिया हमने करा दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो बना आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जरा देखिए इसको, ये पोटेशियम आयोडाइड, इसमें पोटेशियम के प्लस चार्ज है और यदि इसमें से पोटेशियम किसी तरीके से लोग बाहर करते हैं तो इसमें से धन विद्युतीय तत्व तो अवयव की कमी हो जाएगी। और देखिए यही हो रहा है जब इस क्रिया में H2O2 से करा रहे हैं, ये पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, अतः इसमें से धन विद्युतीय अवयव की कमी हो जा रही है, इसका अनुपात कम हो रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे आयोडीन के रूप में क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये है ऑक्सीकरण क्रियाओं के विभिन्न स्वरूप। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग देखा और फिर उसके बाद हमने और चार अन्य मीनिंग भी देखा कि जब ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ेगा तो भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है तो कोई भी माइनस चार्ज वाला बढ़ेगा तो भी ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन यदि कम हो, हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है तो कोई भी प्लस चार्ज वाला यदि किसी पदार्थ में से निकल रहा है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण की विभिन्न मीनिंग, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपचयन की मीनिंग देख लेते हैं। आइए, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के विभिन्न स्वरूप देखे थे, वैसे हम लोग अपचयन अभिक्रियाओं के विभिन्न स्वरूप देख ले रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग तो इसका बताया गया है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है, लेकिन इसके विभिन्न स्वरूप भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया के ठीक उलट अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो जो चार स्वरूप आप ऑक्सीकरण में देखे थे उसके ठीक उल्टा कर देंगे, यानी जो चीज वहां पे जुड़ रहा था वो चीज यहाँ पे हटेगा, निकलेगा, तो अपचयन होगा। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का अनुपात कम होना, यहाँ पे पढ़ेगा हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाना। तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ेगा उसका अपचयन होगा। जरा देख लीजिए, क्लोरीन है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जैसे इसे हाइड्रोजन क्रिया करा है अब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई, अब ये Cl2 HCl में बदल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल गया, अर्थात इस Cl में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है। दैट मीन्स इस Cl2 का HCl के रूप में अपचयन हो रहा है। इसी तरह से क्रिया होती है, बड़ी फेमस क्रिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। ये अमोनिया का निर्माण की औद्योगिक विधि, इसको हैबर विधि भी कहते हैं, काफी फेमस क्रिया है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 का अनुपात में लिया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। अब जरा देखिए, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जैसे इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करा है, इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया, अर्थात नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ गया। दैट मीन्स नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन जब किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो उसका अपचयन होता है। अब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, मैंने नहीं बताया, हाइड्रोजन पे नॉर्मली प्लस चार्ज होता है। तो इसी बात को हम लोग दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन क्रिया करता है जिसपे कि प्लस चार्ज होता है तो उसका अपचयन होता है। इसका मतलब कि जब कोई भी प्लस चार्ज वाला किसी पदार्थ से क्रिया करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और पीछे याद करिए, मैंने बताया धातु में प्लस चार्ज होता है, इसलिए धातु में जब किसी अधातु से क्रिया करती है तो उस अधातु का अपचयन हो जाता है। नीचे क्रिया देखिए, इस क्रिया को उलट किया चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ मैंने दूसरी क्रिया लिखी है HgCl2, क्या लिखा है, HgCl2, मरकरी का क्लोराइड है और इसी क्रिया हमने मरकरी से कराया। एक धातु होती है, पारा धातु है, और जब इसी क्रिया कराया तो पारा इसे आके जुड़ गया, तो पारा का धातु है तो कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे देखिए, पहले पारा के एक परमाणु था, अभी पारा का 2 परमाणु होंगे।
ये बना था आपका HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, और ये मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये अब मर्क्यूरी क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। समझ में बात आ रही है? तो ये चीज होता है कि जब कोई धनात्मक पदार्थ यानी धन विद्युतीय अवयव किसी पदार्थ से जुड़ता है, उसका रेशियो बढ़ता है, तो उसका यानी आप HgCl2 का Hg के द्वारा Hg2Cl2 में क्या हो जा रहा है? अपचयन हो जा रहा है। इसी तरीके से अगला है, वहां पे जब ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीकरण, और यहाँ पे ऑक्सीजन जब निकलेगा तो अपचयन होगा। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करा दिए, तो इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के H2O बना लिया, और ये सिर्फ कॉपर बचा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अगला जो स्वरूप है इसका कि चूंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन हो रहा है, तो कोई भी माइनस चार्ज वाला निकलेगा तो उस पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होगा। देखिए FeCl3, इसमें क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, जब इसी क्रिया में H2S से कराए तो इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए। तो इसमें क्लोरीन यानी ऋण विद्युतीय अवयव की का अनुपात पहले अधिक था, 3 परमाणु थे, और जब ये इसे क्रिया किया तो इसका अपचयन कर दिया, अब इसमें 2 परमाणु हो गए। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में FeCl3 का FeCl2 के रूप में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो आई होप आपको अपचयन भी समझ में आ गया होगा कि अपचयन की क्रिया क्या होती है, और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है वो अपचायक होता है। तो हाइड्रोजन हो गया, H2S हो गया, या पारा हो गया, ये जो पदार्थ है सभी के सभी अपचायक की श्रेणी में आते हैं। तो इसके आधार पर हमने अपचायकों को भी कुछ देखा, कौन कौन से अपचायक होते हैं, समझ में बता रही है। पूछे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड आक्सीकारक है कि अपचायक, तो क्या बताएंगे? अपचायक है। H2O2 क्या है? तो बताएंगे आक्सीकारक है। KMnO4 हो गया, MnO2 हो गया, Cr2O7 हो गया, ये सब प्रबल आक्सीकारक होते हैं, किसी पदार्थ से क्रिया करते हैं उसको आक्सीकृत कर देते हैं। तो ये था बच्चों आक्सीकरण और अपचयन। हमने इसमें आक्सीकरण की मीनिंग देखी, अपचयन की मीनिंग देखी, आक्सीकारक की मीनिंग देखी, अपचायक की मीनिंग देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।